हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कश्यप। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप डीटीएच की पावर सप्लाई को कैसे चेक कर सकते हैं और क्या क्या संभावना हो सकती कि उसमें डीटीएच की पावर सप्लाई में ये कमी हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल देने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैं आपको प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की डिटेल यहां पर मैं दूंगा और आपको कौन से कंपोनेंट चेंज करने चाहिए और कौन से कंपोनेंट नहीं चेंज करने चाहिए या फिर कौन से कंपोनेंट्स ख़राब हो सकते हैं, इन सब की आपको डिटेल दूंगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स कि ये पावर सप्लाई कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो इसमें आपको जो भी मैं डिटेल दूंगा वो एकदम बढ़िया दूंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे पास एक डीटीएच का मेरा ही ये बॉक्स है और इसको लगभग 2-3 साल से ज़्यादा हो सके हैं, कह सकता हूँ इसको 3 साल से 4 साल हो चुके हैं। और इसका जो पावर सप्लाई है वो बिल्कुल ओके काम कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखिए कि स्पीकर्स को चलाने के लिए यहाँ पर 6283 आईसी लगाई दी गई है। अगर एक चीज़ हम यहाँ पर सोचें कि अगर हम इसमें 6283 आईसी की जगह पर कोई वी और एम्पलीफायर किट लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो बोर्ड है मेरा वो काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, और मैं कोशिश भी करूँगा कि मैं इसकी जगह पर कोई अच्छा क्वालिटी का बोर्ड यहाँ पर लगा दूँ, जिससे मुझे बेस और जो मेरे स्पीकर हैं वो और अच्छे तरीके से यहाँ पर मिलने को और साउंड सुनने को मिले। तो यहाँ पर आप 20-30 का भी किट बोर्ड लगा सकते हैं या फिर 44-40 आईसी का भी किट बोर्ड यहाँ पर लगा सकते हैं। और ये है यहाँ पर इसका सिग्नल आईसी का मैटर, यहाँ पर पूरा का पूरा ये है यहाँ पर वीआर केबल लगाने के लिए, जिससे आपको चित्र नज़र आते हैं टीवीज़ में लगाने के लिए। और ये यहाँ पर आपका पावर सप्लाई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे पावर सप्लाई के बारे में बात करने वाला हूँ। बाकी का यहाँ पर आप 44-40 आईसी को किटबोर्ड को कैसे लगाएंगे या 20-30 आईसी को किटबोर्ड को कैसे लगाएंगे, इसका वीडियो मैं कुछ दिनों के बाद अपलोड करूँगा, लेकिन करूँगा ज़रूर से। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा पावर सप्लाई जो है वो बिल्कुल ठीक है। पहले तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो मेरा पावर सप्लाई है वो बिल्कुल ओके है। यहाँ पर मेरे सभी कंपोनेंट अच्छे से काम कर रहे हैं। और अगर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप इसको ऑनलाइन लेते हैं या फिर कहीं से मार्केट से लेने जाते हैं, तो ये आपको जो डीटीएच का बोर्ड है वो लगभग आपको मिलता होगा 1000 से 1500 के बीच में। लेकिन अगर मैं आपको एक्चुअल कॉस्ट बताऊँ इसकी, वो यहाँ पर आपकी और भी ज़्यादा कम है। 250-300 रुपये से भी कम में आपको ये पावर सप्लाई मिल जाती है। और इसका किट जो सिग्नल बॉक्स है, सिग्नल आईसी जो मैंने अभी दिखाया था आपको, सिग्नल बॉक्स के मुझे पूरी तरीके से नहीं मालूम है सिग्नल जो किट है उसके एक्चुअल रेट कितने हैं, लेकिन यहाँ पर वो भी आपको सस्ते से सस्ता मिल जाएगा। अब ये यहाँ पर एक लाइन सी आप देख पा रहे होंगे, ये जो लाइन है ये आपको बता दी कि भैया हमारा प्राइमरी सेक्टर कौन सा है और हमारा सेकेंडरी सेक्टर कौन सा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको कंफर्म जो है पता होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर भी एक तरीका अच्छा बताता हूँ कि जिधर से एसी वाले वायर लगते हैं उधर से तो प्राइमरी हो गया, और जिधर से हम डीसी वाले वायर लेते हैं उधर से आपका सेकेंडरी सेक्शन हो गया। तो ये है यहाँ पर एक चीज़। अब देखिए, जब भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कभी भी एसी के कंपोनेंट जिसमें एसी लाइन आप कनेक्ट करते हैं वहाँ पर कभी भी कोई भी कंपोनेंट ख़राब होता है तो ध्यान रखिए कि बहुत अच्छे तरीके से ख़राब होगा, यानी कि फूक जाएगा, काला पड़ जाएगा या फॉल्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। तो ये एक पहचान होती है कि अगर आपके किट बोर्ड में कोई भी दिक्कत होती है इस पावर सप्लाई में, तो सबसे पहले आप ऐसे कंपोनेंट ढूंढिए जिसमें आग लगी हुई हो, जला हुआ हो, फ्यूज़ हुआ हो, तो वो आप पता लगा पाएंगे कि यहाँ से हमारा ये दिक्कत है। आप ये जो मेरा बोर्ड देख रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो डायरेक्टली एसी वाली लाइन से कनेक्टेड है, जो आपकी पावर को जो है डीसी में कन्वर्ट करके देता है। और यहाँ पर ट्रांसफार्मर इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर हम जो है 4 तरह की पावर सप्लाई लेते हैं। 3 वोल्ट की लेते हैं, 5 वोल्ट की लेते हैं और 12 वोल्ट की लेते हैं और 24 वोल्ट की लेते हैं। तो उसको पावर को पूरी तरीके से ड्रॉप बैक ना हो ज़्यादा, उसके लिए यहाँ पर जो है पावर बनाने के लिए आपको दिया हुआ है ट्रांसफार्मर। और उसकी पावर को एसी को डायरेक्टली हमारे लिए एक यहाँ पर पूरा तरीके से एक और ट्रांसफार्मर यहाँ पर इन्होंने नहीं लगाया है, लेकिन यहाँ पर उसकी जगह पर इन्होंने कैपेसिटर को लगा दिया, जो कि लाल वाला जो ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं। अब ये देखिए, ये आपका कैपेसिटर है, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये सब यहाँ पर एक आपकी एक सप्लाई है। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कभी भी आपको लग रहा है कि 3 वोल्ट 5 वोल्ट 24 वोल्ट 12 वोल्ट कहीं से भी कोई भी दिक्कत है, तो आपको क्या करना है, एसी वाली लाइन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है।
अगर आपको पता है कि एसी वाली लाइन बिल्कुल ओके है, लेकिन 5 वोल्ट और 3 वोल्ट और 4 जो वोल्टेज हैं 12 वोल्ट की 24 वोल्ट की, वहाँ से कोई दिक्कत है, उनमें से कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है, आपको सप्लाई नहीं मिल पा रही है, और आपकी जो लाइन है, मतलब जो टीवी आप चलाते हैं जब भी, तो आपको ड्रॉपबैक्स दिखने लग जाएंगे, सिग्नल्स वीक हो जाते हैं और एकदम से डाउन हो जाते हैं, कम भी आते हैं। तो आपको पता चल गया कि भाई इसके सिम्टम ये हैं, आपको यहाँ से इस चीज़ को चेंज करना है। तो वो आपको बता दूं कि आप एसी वाली लाइन को फिर नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ आपको डीसी वाली लाइन को छेड़ना रहता है, और जिसमें वोल्टेज आपको कम नज़र आती है सिर्फ उसी के प्रिंट को पकड़ें और उस कंपोनेंट्स को ही चेक करें कि यहाँ से ये वाला कंपोनेंट ख़राब हो सकता है। तो ये मैं यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप कैसे पता करेंगे कि ये वाले वोल्टेज हमारे जो कम आ रहे हैं, तो हम इस वाले वोल्टेज को कैसे ठीक करें, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारी पहले एसी वाली सप्लाई। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर आपके डायोड ख़राब होते हैं एसी में भी, तो वो आपको अलग से ही पता लग जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत आपको समझ में आ रही है कि चलो हमारा कंपोनेंट ख़राब हो चुका है अंदर से, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं चल पा रहा है कि भैया ये कंपोनेंट अंदर से ख़राब है, तो उसके लिए आप मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे और कंटिन्यूटी पे लगा करके उसको चेक करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि आपका जो डायोड हैं वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सभी कंपोनेंट जो आपके एसी में लगे हुए हैं, सभी को आप इस तरीके से चेक करेंगे। आप चाहें तो अंदर से चेक कर सकते हैं या फिर चाहें तो बाहर से चेक कर सकते हैं। और ये देखिए, आईसी को आपको सबसे पहले चेक करना होता है, क्योंकि आईसी आपकी जो है कनेक्टेड होती है यहाँ पर इन सभी पॉइंटों से। ये जो है आईसी आपकी 80 AP 8022 है, तो ये आईसी है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब भी आईसी कभी भी ख़राब होगी तो वो ओवरहीट करेगी, ठीक है, आपकी किट जो है काम नहीं करेगी, ये तो सीधी सी बात है ही। और दिक्कत ये होती है आईसी में कि वो जल जाती है और बीच में से ख़राब भी हो जाती है। और अगर बाई चांस ये भी नहीं पता पड़ पा रहा, तो आप क्या करेंगे कि इस आईसी का जो नंबर मैंने अभी आपको बताया है, इसको यूट्यूब पर जाकर या फिर क्रोम पे जा कर के ओपन करेंगे और क्रोम पे डालेंगे AP 8022, तो फिर क्या होगा, आपको इसकी डाटा शीट मिलेगी। डाटा शीट में देखिए कि कितने पॉइंटों पर जो इसके पॉइंट हैं उस पर कितनी वोल्टेज दी हुई है। फिर आप चेक करेंगे कि हमारी जो आईसी है उस पर कितने कितने वोल्ट आ रहे हैं बिना कनेक्ट किए हुए और कनेक्ट करने के बाद। जब आपको लगे कि हाँ वोल्टेज तो ठीक है, तो आपकी आईसी ठीक है, और लगे कि नहीं वोल्टेज सेम नहीं आ रहे हैं और बीप भी कर रहा है लगातार, तो समझ जाइए कि आपका जो आईसी है वो बिल्कुल ख़राब है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि कुछ पॉइंटों, एक चीज़ और है कि 1 या 2 पॉइंटों पर आपको बीप आती है आईसी के लगाने पर, तो आपका आईसी एक बार को मैं मान सकता हूं कि सही है। लेकिन आप ये देखिए कि सभी पॉइंटों पर बीप आ रही है लगाने पर, तो ये समझ लीजिए कि आपकी जो आईसी है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, अब आपको उसे रिपेयर करना होगा। तो ये आपका एक सबसे पहला पॉइंट है कि आप आईसी को इस तरीके से चेक कर सकते हैं और इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। और ये मार्केट में आपको ईजिली मिल जाता है। अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता तो आप ऑनलाइन से भी चेंजेस कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका कैपेसिटर भी चेंज करें, क्योंकि आपको कैपेसिटर भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि मैं पूरी तरीके से नहीं कह सकता कि कभी भी अगर आईसी में ख़राबी आती है तो कैपेसिटर ख़राब हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये आपको जरूर से चेक करके रखना पड़ेगा कि कैपेसिटर, आपको देखना पड़ेगा कि हमारा जो कैपेसिटर है वो ख़राब है या नहीं ख़राब। वैसे कैपेसिटर खुद ही बता देता कि भैया मैं ख़राब हूँ, मुझे चेंज कर दो, तो ये चीज़ है। लेकिन आईसी अगर ख़राब निकलती है आपकी, तो आपको क्या करना है कि आईसी के बराबर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, या डायोड हैं, या जेनर डायोड हैं, तो उन सभी को आप एक बार से ज़रूर से चेक कर लें। और फिर उसके बाद जो है पावर सप्लाई दे करके देख लें कि हाँ भाई हमारा जो है पूरी तरीके से ओके है। उसमें भी सीबी बोर्ड जो आता है उसमें चेक करके देखें, तब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपके पावर सप्लाई में, क्योंकि फॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम यहाँ पर रह जाते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरे बोर्ड में कहीं कहीं पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अच्छी चीज़ें नहीं लगाई हैं। जो चीज़ें यहाँ पर लगानी चाहिए थी वो यहाँ पर लगाई ही नहीं है, बस काम चला हुआ है। सेफ्टी पर्पज़ से ये जो बोर्ड है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कभी भी कहीं से भी करंट लग सकता है। लेकिन डीसी आपको बराबर ही मिलेगी। लेकिन एसी वाले सप्लाई में अगर आपका टच भी हो जाता है हाथ, तो आपको गारंटी से करंट लगना ही लगना है। तो इस चीज़ से आपको बचना पड़ेगा।
अब ये देख लीजिए यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इन सभी को आपको चेक करना पड़ेगा और रेजिस्टेंस भी लगे हुए हैं और इसमें एक छोटा सा जेनर डायोड भी लगा हुआ है। ध्यान से देखिए, कैपेसिटर तो यहाँ पर नहीं है लेकिन ये लाल वाला है और एक ये नीला वाला है। इसके बराबर में जो आईसी के बराबर में एक जेनर डायोड लगा हुआ है, 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो आप इनको भी चेक कर सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट आईसी के पॉइंटों से कनेक्टेड हैं। और जो कैपेसिटर है इसको आप सेम वोल्टेज का लगाएं तो ज़्यादा बेटर है, या फिर आप क्या करेंगे कि इससे बड़ी वोल्टेज का भी लगा सकते हैं, 100 वोल्टेज का, तो उसमें खास कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन म्यू एफ भी आप थोड़े से बढ़ा सकते हैं और आप देख लीजिएगा, आपको किट के अनुसार लगाना पड़ेगा। कैपेसिटर कभी भी छोटा वैल्यू का नहीं लगाना है, उससे बड़ी वैल्यू का लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़ी वैल्यू का जो है पावर स्टोर ज़्यादा कर लेगा, लेकिन जो छोटी वैल्यू का होता है वो दिक्कत कर जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपके पास कैपेसिटर की कमी पड़ जाती है और आपके पास कैपेसिटर नहीं है लेकिन आपके पास उससे ज़्यादा वैल्यू का कैपेसिटर है, तो आप गारंटी से लगा दीजिए। बाकी के जो और कंपोनेंट्स में लगे रहते हैं वो पावर को उतना ही जाने देंगे जितना उनको ज़रूरत है, लेकिन कैपेसिटर आपके लिए यही रहता है कि पावर स्टोर करके रखता है, जिससे क्या होता है कि वो ड्रॉपबैक नहीं आने देता है पावर सप्लाई में कभी भी बीच में। तो कैपेसिटर इसलिए भी लगाया जाता है। तो एक ये प्रोसेस है, कैपेसिटर को आप यूज़ करें तो इस तरीके से आप यूज़ में ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा डीसी वाली सप्लाई में कि आपको डीसी वाली सप्लाई में क्या करना है और कैसे करना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है 12 वोल्ट की पावर सप्लाई जो कि 6283 आईसी के लिए यहाँ पर दी हुई थी, जो कि मेरे वाले बोर्ड में लगी हुई थी। और ये है यहाँ पर फोटो डायोड, इसे ऑप्टो कपलर भी बोलते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर ये कभी भी ख़राब होता है तो क्या करेगा कि इसकी चारों पॉइंटों पे आपको बीप सुनाई देगा, और अगर ये ख़राब नहीं है तो आपको बीप चारों पॉइंटों पर सुनाई नहीं देगा, 2 पॉइंटों पर देगा और 2 पॉइंटों पर नहीं देगा। तो ये ज़रूर से आप देख लीजिएगा। ये यहाँ पर मैंने आपको इसको चेक करने के पॉइंट बता दिए। अब देखिए कि 3.3 जो वोल्टेज है, यहीं से अगर कोई गड़बड़ हो जाती तो आप क्या करेंगे, तो क्या करेंगे कि यहाँ से इसके प्रिंटों को देखेंगे। तो ये देखिए ये डायोड यहाँ पर लगा हुआ है और इसके आगे ही जो कि ये 12 वोल्ट वाली पावर सप्लाई में लगा हुआ है और इसके आगे ही एक और डायोड लगा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, अभी दिखाता हूँ। ये देखिए ये एक और ये वाला डायोड लगा हुआ है और ये डायोड आया यहाँ पर, और ये देखिएगा अंदर यहाँ पर आया हुआ है। अभी हम इसके प्रिंट देखेंगे, मैं यहाँ पर प्रिंट दिखाता हूँ इसका, जो प्रिंट है दूसरे वाले डायोड का। ये यहाँ से आया, ये देखिए ये वाला इसके आगे ये एक डायोड है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। ये पॉइंट यहाँ से फिर डायरेक्ट कहाँ पे आया, ये इस वाले आईसी के ये वाले पॉइंट पे आ गया, आगे वाले पॉइंट पे। कौन से वाले, आउटपुट यहाँ पर लिख रहा है 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये डायोड जो लगे हुए हैं इसके बाद यहाँ से पावर फिल्टर होती है 3.3 वोल्ट में, और ज़्यादा ड्रॉप बैक ना हो उसके लिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो आपको ये देखना है कि आपके अगर 3.3 वोल्टेज कोई दिक्कत कर रही है तो आपको ये देखना है कि आपके ये दोनों डायोड जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं या नहीं हैं। अगर ये बिल्कुल ठीक होंगे तो आपकी पावर बिल्कुल ठीक यहाँ से होगी, तो कैपेसिटर में दिक्कत होगी। और मान लीजिए अगर 24 वोल्ट वाली लाइन में कोई दिक्कत होती है तो उसके यही आगे, या 12 वोल्ट वाली लाइन में कोई भी दिक्कत होती है, तो आपको क्या करना है कि उसके आगे पॉइंटों को देखना है, प्रिंटों को पीछे की तरफ से, कि उसके बीच में कौन कौन से कंपोनेंट्स आ रहे हैं, और उन कंपोनेंट्स को चेक करते जाना है कि भाई यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट बिल्कुल ठीक तरीके से रीडिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर रीडिंग अच्छी दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कंपोनेंट बिल्कुल ठीक है, और अगर वो रीडिंग नहीं दे पा रहा है अच्छे तरीके से तो आप क्या करेंगे कि भैया वो कंपोनेंट ख़राब है, तो आप उसको चेंज यहाँ पर कर देंगे किसी भी पावर सप्लाई में से, और उस कंपोनेंट को निकाल करके, या फिर आप नया मार्केट से लेकर के इसको लगा सकते हैं। और ये देखिए ये कैपेसिटर लग रहा है तुरंत ट्रांसफार्मर के बाद, और ट्रांसफार्मर में से जो वायर आ रही है वो डायरेक्ट इस वाले कैपेसिटर में जा रही है, और उसके बाद ये डायरेक्ट वहाँ से कनेक्टेड हो चुका है हमारे 12 वोल्ट वाली लाइन में, जो कि यहाँ पर आती है, जो मैंने अभी आपको बताया है पूरे प्रिंट टू प्रिंट। तो ये चीज़ है यहाँ पर। इस तरीके से आप पावर सप्लाई को अपनी चेक करेंगे तो आप जल्दी से फॉल्ट देख पाएंगे। अगर आपको वोल्टेज का ही यहाँ पर ड्रॉप बैक नज़र आता है, तो जैसे 12 वोल्ट वाली लाइन में कोई दिक्कत है तो उस लाइन को चेक करेंगे, 3.3 वोल्ट की दिक्कत है तो उसको चेक करेंगे, और 5 वोल्ट की दिक्कत है तो उसको चेक करेंगे, और 24 वोल्ट वाली में कोई दिक्कत आती है तो 24 वोल्ट वाली लाइन को चेक करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और सपोज़ कीजिए कि बिल्कुल पूरी तरीके से
किसी भी प्रकार की कोई वोल्टेज नहीं आ रही है, तो फिर भैया आपको क्या करना है कि ट्रांसफार्मर को चेक करना पड़ेगा कि भाई हमारा ट्रांसफार्मर अच्छे तरीके से सप्लाई दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। उससे पहले फिर आपको एसी वाले कंपोनेंट्स को चेक करना पड़ेगा। ऐसे ही फिर आपको एक एक कंपोनेंट्स जो है चेक करने पड़ेंगे। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो मेरा बोर्ड है उसमें ज़्यादा दिक्कत है नहीं, यानी कि इसमें ज़्यादा सामान नहीं लगा हुआ है जिससे मैं इसको चेक कर सकूँ। यानी कि ये एकदम सप्लायर तो है, ये पावर सप्लाई है, पर ये इतना सिक्योरिटी मैटर से इतना अच्छा नहीं है क्योंकि ये तुरंत करंट मारने वाला है। अब ये देखिए यहाँ पर जो कैपेसिटर लगे हुए हैं इन सभी को आपको चेक करना है, 24 वोल्ट वाला, 12 वोल्ट वाला, 3 वोल्ट वाला, 5 वोल्ट वाला। अगर इस लाइन में से किसी भी पॉइंट पर आपको पावर ड्रॉप बैक नज़र आती है तो आप उस लाइन को ट्रैक करेंगे और उसके हर कंपोनेंट को चेक करेंगे, उसके आसपास के सभी कंपोनेंट्स को चेक करेंगे कि भाई ये कंपोनेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ये देख पा रहे हैं आप, दोनों डायोड हैं और ये दोनों डायोड आपके ट्रांसफार्मर के जो वायर हैं वहाँ से कनेक्टेड हैं, जो कि आपको पावर सप्लाई बना करके देता है जितनी आपको चाहिए। उसके बाद जो है वो कैपेसिटर में पावर जाती है और कैपेसिटर के बाद जो है फिर क्या होता है वो आपकी किट में डायरेक्ट यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको शो हो जा रही है। और आपको ये देखना है कि आपका ट्रांसफार्मर अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर को कैसे चेक करना है, तो इसके बारे में मुझे बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको ये देखना है कि एसी और डीसी लाइन दोनों बीप नहीं करने चाहिए। एसी बीप करे, डीसी बीप करे, बिल्कुल ठीक है आपका ट्रांसफार्मर। और अगर एसी और डीसी दोनों बीप कर जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका ट्रांसफार्मर ख़राब है। तो ये आप ज़रूर से देख लीजिएगा। और अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आप इसकी वीडियो देख सकते हैं, फिर से ट्रांसफार्मर कैसे चेक करें, तो आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगी। और आपका अगर ट्रांसफार्मर बिल्कुल ठीक है तो आपको ट्रांसफार्मर में से जो वायर निकल के जा रहे हैं जो कि डायोड में लग रहे हैं, इन दोनों डायोडों को चेक करना है। फिर दोनों डायोडों के आगे देखना है कि कौन सा कैपेसिटर लग रहा है या रेजिस्टेंस लग रहा है या कोई जेनर डायोड लग रहा है, तो उसको आप चेक करेंगे कि उसमें पावर सप्लाई कितनी आ रही है, वो कितनी आउटपुट दे रहा है और कितनी नहीं दे रहा है। इन सबको चेक करने के बाद आपको ये बड़ा वाला जो डायोड है इसको भी चेक ज़रूर से कर लेना है। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तब भी और नहीं होती तब भी। अगर हो जाते तो कोई दिक्कत ही नहीं है और नहीं होती तो आपको ज़रूर से चेक करना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जो डायोड है फ्यूज़ हुआ होगा तो वो तुरंत आपको बीप कर देगा, और अगर फ्यूज़ नहीं भी हुआ होगा तो वो बिल्कुल आपको फ्यूज़ जो है बीप नहीं करेगा। एक तरफ आपको कुछ रीडिंग दिखाएगा और एक तरफ से आपको कुछ रीडिंग नहीं दिखाएगा। ऐसी रेजिस्टेंस में ही है कि अगर रेजिस्टेंस बिल्कुल अंदर से फ्यूज़ होते हैं तो वो तुरंत आपको बीप देते हैं, और अगर रेजिस्टेंस फ्यूज़ नहीं है तो आपको एक तरफ से रीडिंग देगा और एक तरफ से रीडिंग नहीं देगा। तो ये है रेजिस्टेंस का भी चेक करने का तरीका। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं पावर सप्लाई को अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊँ। एसी और डीसी दोनों लाइनों को मैंने समझाने की कोशिश करी है, प्राइमरी और सेकेंडरी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरीके की और वीडियोस के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय फ्रेंड।